पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले ये समझ लो। देखो मान लीजिए कि ये L1 है, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हैं। अब दोनों रेखाओं के अगर L1 इंटू L2 कर दोगे तो इक्वल टू भी 0 ही होगा। L1 इंटू L2 का मतलब है एक लीनियर इक्वेशन इंटू दूसरा लीनियर इक्वेशन, और जब दो लीनियर इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। मालूम है ना ये बात? तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस है। L1 क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y अब प्लस क्या c2 इक्वल टू। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म ऐसा आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर रहेगा। जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा एक टर्म ऐसा रहेगा जिसमें वाई स्क्वायर रहेगा, एक टर्म ऐसा रहेगा जिसमें एक्स वाई रहेगा, एक टर्म ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ एक्स ही रहे, एक टर्म ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ वाई ही रहे, और एक टर्म ऐसा रहेगा जिसमें कांस्टेंट रहे इक्वल टू 0। समझ गया? नहीं समझा? समझ गया। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नाम a बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? a। और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका नाम b बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका नाम c नहीं बोलना रे, h बोलो। h क्या बोलो? h नहीं बोलो, 2h बोलो। क्या बोलो? 2h। अगर इसका कोफिशिएंट 10 होगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। समझे? इसको 2h बोलते हैं, ठीक। और जो x का कोफिशिएंट उसे g बोल दो। क्या बोल दो? g नहीं बोलो, 2g बोलो, ठीक है। और f y का जो कोफिशिएंट है उसे f बोलो। इस बार क्या बोलेंगे? अब प्लस कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड नहीं हो गया दुनिया आजकल? छोड़ो, एक एग्जांपल ले लो। एक लाइन L1 है वो है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड L2 वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या है? ये दोनों है। पेयर ऑफ लाइन बनाना, पेयर ऑफ लाइन बनाना। क्या करेंगे? दोनों कर दे आपस में मल्टीप्लाई। x प्लस वाई माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। बोलो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 2x माइनस x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो आप आगे देखो, बोलो x स्क्वायर का वजन कितना? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहीं कटेगा क्या? माइनस 1y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है जी? 2xy माइनस xy। क्या मिलेगा? x इंटू वाई प्लस 2x कोफिशिएंट कितना है जी? प्लस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 1x प्लस बोलो 3y। और कहीं y है क्या? और कहीं y है? प्लस 3y माइनस 2y प्लस 2y कांस्टेंट टर्म माइनस 3 इक्वल टू। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया पेयर ऑफ लाइन। समझ गए? प्लस 5 है, कांस्टेंट टर्म प्लस 5 बोल रहे हो आप? नहीं, वाई स्क्वायर के बाद जो माइनस 5 वो प्लस 5। अच्छा, वाई स्क्वायर के बाद जो माइनस है वो प्लस वाई होगा। कई को होएगा तो एक वाई बढ़ा और 2 का 4 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गए, ठीक। अब एक और क्वेश्चन लो, पेयर ऑफ लाइन बनाओ। पेयर ऑफ लाइंस y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 5x। ये दोनों होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन है, पर क्या होता है होमोजेनियस बताते हैं। ये दोनों को पेयर बनाओ, पेयर ऑफ लाइन। पेयर क्या हो जाएगी? y माइनस 3x इंटू y माइनस 5x इक्वल टू 0। बोलना जरा। 15x स्क्वायर
माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू। ऐसा अगर इक्वेशन दिया रहे तो इससे लाइन सेपरेट कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा। दो अगर ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो उसे मिक्स कैसे करेंगे तो आपको पता गया। फॉर्म कैसे करेंगे, अब उसे सेपरेट भी तो करते आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस। ओके वो बता देता हूँ। देखो सेपरेशन ऑफ लाइन, सेपा सेपा सेपरेशन ऑफ लाइंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, रेखाओं के जोड़े में से रेखा अलग करना है। जोड़ा क्वेश्चन देखो, यही इक्वेशन लेते हैं 15x² प्लस y² माइनस 8xy इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अगर x को कांस्टेंट मान लोगे तो y में क्वाड्रेटिक है, y को कांस्टेंट मान लोगे तो x में क्वाड्रेटिक है। y को कांस्टेंट मान के देखो x में क्वाड्रेटिक है, और x को कांस्टेंट मान के देखो y में क्वाड्रेटिक है। तो किसे कांस्टेंट मानोगे? y को, x को ही मान लो। y को मानोगे? क्या बात करते हो, y को कांस्टेंट मानते हो। इधर x² 15 आ जाएगा ना यार, x को मानो ना। टेकिंग y एज कांस्टेंट 15x² माइनस 15x² माइनस 8y टाइम्स ऑफ x प्लस y² इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग यहाँ देखिएगा, ये a है, क्या है, और ये देखिएगा क्या है, और ये क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, पता है ना, पक्का ना, सबको मालूम है बात, वही करेंगे। तो यहाँ वेरिएबल कौन रहेगा, x के y, और y क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो लिख दूंगा x इक्वल टू माइनस बी के बदले बोलो क्या बोलोगे, 8y। अब माइनस 8y नहीं रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 64y² माइनस कितना 60y² डिवाइडेड बाय 30। वाह 30x इक्वल टू 8y प्लस माइनस क्या रहेगा जी, प्लस माइनस 2y। ओके सो 30x इक्वल टू 8 प्लस 2 12y, एक बार, अच्छा 8 2 10 ही होता है, ओ भाई। एंड 30x इक्वल टू 6y, देखो इसे काटो, y इक्वल टू 3x एक लाइन, एंड y इक्वल टू 5x। कोई दिक्कत इसमें है क्या, पक्का ना, समझ गया लाइन सेपरेट कैसे करते हैं। अच्छा बताओ इस लाइन को कैसे सेपरेट करेंगे, कौन से लाइन को, इसको इसको कैसे सेपरेट करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे और x को क्या कर देंगे, x को क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक मान करके सॉल्व कर लेना है, समझ गए। ओके चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अब थोड़ा बुक से भी ले लेते क्वेश्चन। पेयर ऑफ लाइन कहाँ हो भाई, नहीं है, यहां मिला। फाइंड इक्वेशन ऑफ, ऐसा हिंदी में लिखता हूं सीधा सीधा, सेपरेट 6x² प्लस क्या माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेपरेट करना, क्या करना है इसके लिए, x को कांस्टेंट मानेंगे, y को कीपिंग y एज कांस्टेंट। x कांस्टेंट लेने में क्या दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं इस बार तो मैं भी बोलूंगा कि y कांस्टेंट लो, इस बार मैं बोल रहा हूँ y कांस्टेंट, आप क्या लोगे, y कांस्टेंट लोगे, ठीक है। कीपिंग y एज कांस्टेंट
ओके, तो फिर ये हो गया अपना, कुछ तो भी हो गया 6x²। अब x का कोफिशिएंट कहाँ है जी? यहाँ है, यहाँ है, प्लस 5y प्लस 7 टाइम्स अब कितना x है, वो x नहीं। और उसके बाद बोलो बोलो, प्लस -4y², ओके, प्लस 13y -3 इक्वल टू, देखो जी भाई, a का वैल्यू कितना और b का वैल्यू, 80 का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पता नहीं है फार्मूला? सबको मालूम है? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो, यहाँ पर रूट में x कहलाएंगे कि y कहलाएंगे? x वेरिएबल है कि y वेरिएबल है? सो x इक्वल टू क्या रखूँ? -5y नहीं, प्लस माइनस आइयो b स्क्वायर माइनस 4ac करो। मैं एक काम करूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac एक साथ करके दूं। देखो, जब इसको स्क्वायर करोगे तो 25y² आएगा, और -4 जाने दो, जाने दो, 96 आएगा वो। इधर a भी तो है, 4a का मतलब 24 हो जाए, इधर 25y² आएगा और माइनस 96 प्लस 96 हो जाएगा। अब 25 और 96 कितना होता है? डायरेक्ट लिखो, चलेगा क्या कि ज़्यादा हो जाएगा? फिर ठीक है, फिर 121y²। इसका नहीं करेंगे, पहले x वाला टर्म देख लेते ना, y वाला टर्म देख लेते। 7 में से 70y माइनस 24 13 जा, ऐसा 24 13 जा, 72 जोड़ दो इसमें, 312 ना, 70 माइनस 312 243 242 माइनस ना 242 y, और उसके बाद रहेगा कांस्टेंट अब 49, और इधर से 72 प्लस 72, 49 प्लस 72, 49 प्लस 72 121। वाह, 121 तो बाहर ही आ जाएगा, और ये y-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। क्या ये स्टेप समझा कि क्या किया मैंने? समझ गया ना? ये कैलकुलेशन अपने मन में जैसे भी करना आता करे। और डिवाइडेड में क्या करूं? 12, ओके। x इक्वल टू, बोलो, -5y -7 प्लस माइनस 121 का 11 ना, 121 का 11, 121 को मतलब y² माइनस 2y प्लस 1, तो मतलब y-1 का होल स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा वो? y-1 11y-11 बे, काय का ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अरे 11 टाइम्स ऑफ y-1 का होल स्क्वायर का रूट आएगा, y-1 आएगा, तो 11 टाइम्स ऑफ y-1 क्या होता है? 11y-11। हाँ, यहाँ एक ब्रैकेट आएगा, डिवाइडेड बाय 12। क्या ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तेज? हो तो गया है, पर आप कौन शर्म से बोलेगा? हाँ 12x। चलो, -5y -7 प्लस 11y -11। एक बात कैलकुलेट करो जी, 12x इक्वल टू 6y -18, ऐसा 12x, काट ही दो 2x प्लस नहीं भाई -y इक्वल टू, ये एक लाइन L1 हो गया, और यूजिंग माइनस साइन ऑल्सो 12x -5y -7 -11y माइनस प्लस 11। अब कितना हो जाएगा? ये -16 हो जाएगा, लेफ्ट ले जाओ, 12x
प्लस 16y माइनस 4 इक्वल टू 4 से तो कटना ही है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन रहा L2। क्या दोनों लाइन सेपरेट हो गए कि नहीं हुए? आसान है कि मुश्किल है? आसान है। हाँ, गलती हो गई हो तो आप एक काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है सारे को। मैं उसका भी एक छोटा तरीका बता देता हूँ। अगर आप यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट ढूंढना चाहते हो ना, तो सिर्फ इनके वो टर्म मल्टीप्लाई करो जहाँ से एक्स वाई फॉर्म होंगे। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए कितना मिल जाएगा? -3xy। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए कितना मिल जाएगा? 8xy। तो -5y प्लस 5xy आना चाहिए। सही है वो। सारे टर्म मल्टीप्लाई क्यों करना? कोई एक टर्म में ही सही है तो उसका मतलब सही होने वाला है। और भी दिक्कत हो तो 2 टर्म कर लो, सारे क्यों करना? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो एक्स वाई का ही कोएफिशिएंट होता है, उसी को चेक कर लेंगे सही हुआ गलत हुआ चेक करने के लिए। ये जो है ये इक्वेशन, ये एक जनरल कोनिक हो जाएगा। जनरल कोनिक का मतलब है कोनिक के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल आता है, हाइपरबोला आता है, एलिप्स आता है, पैराबोला आता है। ये सभी इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही होता है। इसी में अगर ए बी इक्वल कर दो तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल कर दो और एक और कंडीशन लगा दो तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करने लगेगा। कभी ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, तो उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री। तब वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका है आपके पास कि लाइन सेपरेट कर दो उसके बाद सॉल्व कर दो, पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक छोटा तरीका भी होता है पेयर ऑफ लाइन में। अब देख लो कि 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। तो अगर एक फंक्शन x का ही वेरिएबल रहता था आप उसे f ऑफ x बोलते थे, पर अब y का भी वेरिएबल है इसलिए आप f ऑफ x y दोनों बोलेंगे ना। और f ऑफ x y कैसा हो गया? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ये कभी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला, कभी पैराबोला। ठीक है। जब इसमें y को कांस्टेंट मानते हुए x को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के दौरान वहां लास्ट में एक रूट आता है ना। ध्यान से देखो, वो रूट पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए उस रूट का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगा। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि इसको इस प्रकार का फॉर्म में आ जाना चाहिए, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। समझे? और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का फॉर्म लेगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे, है ना। और अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होना जरूरी है। समझ आया? तो रूट के अंदर जो कुछ भी आता है उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होना जरूरी है। समझ आया? क्योंकि रूट के अंदर आता कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 केस में आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। इसी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए याद करने योग्य एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाया गया है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। आप बस इतना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। बता दिया कि ये कहां से आया। रिप्रेजेंट डेल्टा लाइन इफ डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जो है ए बी सी हग के फुर हो जाओ। ठीक है, ए बी सी हग दो फुर हो जाओ। कैसे भी याद रखो लेकिन इसे याद रखना, ठीक है। हगो रुकना नहीं है, फुर। ए बी सी हगो फुर। मान लो कि ये पहला बोलता है दूसरे ए बी सी
अब ये बोलता हग दिया तो बोलता हाँ हग दिया, तो बोले फुर तो फुर। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा तो अपना कोई फंडा बना लो। अरे भाई आपको सिखाने के चक्कर में गाली दे रहा हूँ, पर BC आपके लिए गाली होगा, मेरे लिए तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, बस इसको याद कराने के लिए मेरे को इतना करना था, मैंने कर लिया। सॉरी भाई, जो लोग देखेंगे बाद में उसके लिए बहुत ही गंदा सोचेगा यार लोग। सब भरी क्लास में लड़के को गाली दे रहे हो। क्या ही कट करना भाई, यही तो असली चीज है। बोलो ABC हग दिया हुर हुर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। आप लोगों को तो शर्म आ गई होगी, नहीं आई? समाज कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले ये गुप्त रूप के बात कर रहा था, अभी हम हगने पे एकदम खुल के हंसी ले रहे हैं। चलो ऐसे बोल सकते ABC, हाँ जी फुरफुर। और छोड़ो, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। और ये डिटर्मिनेंट आया कहाँ से होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होना चाहिए इक्वल, और उसके लिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? और जब उसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा ही डिटर्मिनेंट का फॉर्म आता है। इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन को, अदरवाइज ये नहीं करेगा। याद रहेगा? ओके। किसके रूट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बताता हूं अभी। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसे याद करने के लिए जो मैंने फंडे बनाए वो बहुत गंदा है, तो वो फंडा मैं मुझ तक ही रखना चाहता हूँ। और पढ़ाऊंगा तो मुझसे फंडा मुंह से निकल जाएगा। हाँ, ऐसे टेबल पे मिलो अकेले में बताता हूँ। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पता नहीं ये सब ऐसी गंदी गंदी चीजें दिमाग में आती कब से है। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सरल है, मुझसे सीख लो। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? मैं बताऊंगा। बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा करते हैं। ले भाई स्पेलिंग भूल गया। TIA ऐसा ठीक ही है। बड़ी समस्या है यार स्पेलिंग भूलने की, अचानक से बीच रास्ते में स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं। बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन को y को कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट एंड देन अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। इतना इंग्लिश बोला सफिशिएंट है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट एंड देन वाओ करो, y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो। ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2ax, by स्क्वायर का 0 और 2gx का गुरु जी 2g, 2fy का 0, 2hxy का 2hy, 2h इक्वल टू 0। ले भैया ओम फो है, क्या लिख दूं? ax प्लस g प्लस hy इक्वल टू, इसको मान लो इक्वेशन 1। ऑफ कोर्स इक्वेशन 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? इधर लड़कियों की संख्या घट गई क्या कि इतनी सी लड़की है? अरे बताओ तो सही, इतनी ही लड़की है तो और लड़कियां लाने पड़ेंगे फिर दूसरे बैच से। ये लोग आराम से बैठते हैं एकदम पूरे फैल फैल के, एक बेंच पे एक लड़की बैठी है।
दादा ए पर देखो इधर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट मान लो, क्या क्या हो जाएगा वो 2b बाय क्या मिलेगा 2f 2hx इक्वल टू 2 2 2 खत्म by प्लस 5 प्लस hx इक्वल टू, क्या ये दो ही क्वेश्चन है? अब दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई कॉमन वैल्यू इन दोनों पर सेटिस्फाई करने वाला मिलेगा, और वही एक्स वाई कॉमन वैल्यू उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। 2f है वही नहीं है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। इधर कहाँ गलती हुई? अच्छा यही गलती हो गई, इसलिए यहाँ गलती हुई। हाँ देखो, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एक्स वाई कॉमन वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, और चूंकि एक्स वाई की वो वैल्यू इधर से फॉर्म हुआ, किधर से? उधर से, तो इसलिए इसे भी सेटिस्फाई करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। अभी जो क्वेश्चन था वो बताना, क्वेश्चन था बताना, लास्ट वाला क्वेश्चन 6x प्लस 6x माइनस प्लस 5xy प्लस 7x इक्वल टू 0। पहला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या ये लिखना जरूरी है कि कीपिंग वाई इज कांस्टेंट? मन ही में रख लेते, किया 12x 0 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा अगेन डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, माइनस 8y प्लस इक्वल टू 0। ये हो गए सॉल्व करने का, करो फिर, करो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 से कर दो ना, 12 करो, मैं मेरी बात मानो, 12 8 8 और 5 में हो जा रहा है। हाँ 8 और 5 में हो जा रहा है, तो इसको 5 से करो, 12 8 जा 96x अब प्लस वाह, ये दोनों तो उल्टा पुल्टा हो गया जी। 25 96 कितना होता ही होगा कुछ 121। 121 आ रहा है। वाह, ओ एक्स की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, धड़ बताओ। -12 प्लस 7 इक्वल टू -5, अब -5 प्लस 5, वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? वो देखो जो दोनों लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, पक्का करेगा। कॉमन पॉइंट उसका निकाल के देखो, वही आएगा। कर रहा है ना, करेगा ही करेगा। 3 4 x के बदले 3 -3 अब +4 कितना +1, अब +1 -1 0, इसको किया, इससे देख लो -2 अब माइनस +1 तो -2 अब -1 -3 +3 इक्वल टू 0, ये दोनों सेटिस्फाई किया। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों पेयर ऑफ लाइन के दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो मेथड है आपके पास, या तो लाइन सेपरेट करके सॉल्व करो, लेंदी होने वाला, बिना लाइन सेपरेट किए ही लाइन बना लो। क्या कर लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या ये कठिन है? नहीं। बहुत ही आसान है। पहली बार क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई को
कांस्टेंट मानते हुए। दूसरी बार क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट मानते हुए। और दोनों लीनियर इक्वेशन आएंगे, दोनों क्या कर देना है, दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, दोनों कर देना सॉल्व। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व।